नमस्कार। नमस्कार। एक बार फिर शनिवार मोटिवेशन वाला नवीन नितिन में आपका हार्दिक स्वागत है। और डिसीजन मेकिंग ने वास्तव में बहुत अच्छा डिसीजन लिया और आप सबने उसका साथ भी दिया है। बहुत अच्छा दिया और लोगों ने कहा कि उन्हें एपिसोड बहुत पसंद आया और उनमें जो कहानियाँ थी, जो टिप्स थी, वो बहुत ही क्लियर थी, फॉलो करने लायक थी। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हम कुछ प्रैक्टिकली लोगों के काम की चीज़ कर पा रहे हैं। एकदम। और आज तो आपने निर्णय ही लिया है एक ऐसे विषय को चुनने का जो विषय मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के जीवन को बदल सकता है। बिल्कुल। देखो यार, हमारे राजस्थान में या पूरे इंडिया में भी बच्चे जो हैं वो तरह तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते रहते हैं और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने की कई लोगों की इच्छा होती है तो वो देने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, वही डिसीज़न मेकिंग वाला चक्कर। तो क्या हो रहा है कि कुछ लोग इरादा बना के पीछे हट रहे हैं, कुछ लोग दूसरों को देख के कि ये तो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, यानी कि उनका मनोबल नहीं बन पा रहा है और उनको कई लोगों को लगता है कि जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, किताबें लानी पड़ेंगी, कोचिंग भी लेनी पड़ सकती है, संघर्ष करना पड़ेगा। कुछ संघर्ष से घबरा रहे हैं। तो कुछ लोगों को तो मनोबल की प्रॉब्लम है, कुछ को संघर्ष की प्रॉब्लम है और कईयों का मोटिवेशन उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह के कुछ इश्यूज अगर हम लें। बिल्कुल सही। तो हम एक 3 एपिसोड्स की स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मोटिवेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में किस तरीके से मोटिवेटेड रह सकते हैं, किस तरीके से सफलता पा सकते हैं और कौन बेहतर होगा, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हिंदुस्तान के सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स में से एक को क्लियर किए हुए नवीन जैन बैठे हैं और थोड़ा बहुत काम मैंने भी किया है करीबन 1 लाख स्टूडेंट्स के साथ। तो वो सब कुछ साझा कर कर आपके सामने परोसेंगे 3 एपिसोड्स में। 3 एपिसोड बिल्कुल सही रहेंगे। और आजकल आपने सुना होगा रीट की एग्ज़ाम की बात बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसमें कुछ 31,000 पोस्ट्स मैंने सुना था कि 31,000 पोस्ट्स हैं, कुछ 41,000 बताते हैं। और ये सुना है कि 12 लाख से ज़्यादा लोगों के इसमें बैठने की संभावना है, जो तरह तरह से अपने घर में रह के या कोचिंग सेंटर्स पे जाके तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा पटवार, उसके अलावा कांस्टेबल, उसके अलावा वीडियो और RAS IAS, ये सब परीक्षाएं तो चलती ही रहती हैं। तो काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स हैं, मुझे लगता है कि जो इससे हमारा जो ये एपिसोड है इससे लाभ उठा सकते हैं एकदम। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या मैं तो ये कहूँगा कि यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये तीनों एपिसोड ऐसे होने वाले हैं जैसे संजीवनी। बिल्कुल सही है। मतलब मैं ये भी कहूँगा कि जैसे तुमने कहा कि मैंने इंडिया का एक टफ एग्ज़ाम पास किया है और यहाँ पे आया हूँ, तो नितिन मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी तो हर रोज़ एग्ज़ाम ले रही है। बात है। और हर रोज़ एग्ज़ाम ले रही है। और ये जो हम टिप्स देंगे, अब ये ज़रूरी नहीं है कि यार आपने सोचा कि यार मैं तो कोई एग्ज़ाम दे नहीं रहा हूँ या देने वाला नहीं हूँ, तो यार मैं तो बंद कर देता हूँ, इसको रहने देता हूँ। ज़िंदगी क्योंकि हर रोज़ एग्ज़ाम ले रही है और मनोबल आपको हर चीज़ में चाहिए और संघर्ष करे बिना कुछ मिलता नहीं है और मोटिवेशन तो हाई रहना ही चाहिए। तो ये एपिसोड तो हर किसी के लिए ही है, मैं ये भी कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सही। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पर्टिकुलरली, क्योंकि लगातार इनबॉक्स में या लगातार फीडबैक में ये आ रहा था कि सर थोड़ा सा कम्पिटिटिव एग्जाम स्पेसिफिक कुछ बता सकते हैं क्या, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं कुछ देर इस पर एम्फेसिस कर लेते हैं। तो आइए आज आपको इसके पहले एपिसोड की तरफ लेके चलते हैं, जो है मोटिवेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अपना मोटिवेशन लेवल कैसे हाई रखें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मनोबल बढ़ाने के लिए आपके पास एक ना एक कहानी एकदम तैयार होगी। बिल्कुल। देखिए, कहानियों का तो मैं कह रहा हूँ कि भरमार है। हमारे आसपास कहानियाँ बिखरी हुई हैं। हमारे आसपास कोई भी इंसान की स्टोरी को थोड़ा ठीक से देखिए, उसमें आपको बिल्कुल रियल लाइफ स्टोरी मिल जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि जो लोग किसी न किसी एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के बाद उसकी तैयारी कर रहे हैं, वो तो इस एपिसोड से इंस्पायर हों। साथ में जो लोग हिम्मत अभी नहीं कर पा रहे हैं और फ्यूचर में किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के बारे में कंफ्यूज्ड हैं, मुझे लगता है कि उनके मनोबल को भी बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि वो अपने आप को इतना मोटिवेटेड फील करें कि यार हम भी संघर्ष के रास्ते पर आगे चलेंगे। तो मैं उस लिहाज से कहानी सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करते हैं, और मैं कहूँगा कि एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले है एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के बारे में जब हमारे दिमाग में कन्फ्यूज़न चल रहा होता है, तो नॉर्मली
हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि यार मेरा तो नहीं होगा, मैं तो इसमें सफल नहीं हो पाऊंगा, और ना आसपास वाले लोग मुझ पे बहुत हंसेंगे। तो देखिए, जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं, लोग हमेशा हमारी आज तक की जो ज़िंदगी की यात्रा रही है उसको देख के कमेंट करते हैं। मैं मानता हूं कि ज़िंदगी में हमने अभी तक जो अचीव किया होता है उससे लोगों के अंदर हमारी पर्सनैलिटी के बारे में, हमारी संघर्षशीलता यानी कि स्ट्रगलिंग पावर के बारे में ओपिनियन बन जाती हैं। ओपिनियन बहुत गलत भी नहीं होती, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कई बार ओपिनियन बिल्कुल ही सही हो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो मेरा सबसे पहले आप लोगों को जो शुरुआत करने का मकसद है वो ये है कि आप अपने मनोबल को ऊंचा रखें, क्योंकि कई बार शुरू में दिखाई देने वाला एक बुरा अंत या शुरू में दिखाई देने वाली एक डिप्रेसिंग पिक्चर या एक बुरा परिणाम हो सकता है कि वास्तव में वो उतना बुरा नहीं रहे। यानी कि प्रेजेंटली हमें जो बुरा दिख रहा है वो अंततः उतना बुरा नहीं होता। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, जब मई जून में कोरोना की वजह से हम सारे लोगों की हालात ख़राब हो रहे थे और हम लोगों को लग रहा था यार पता नहीं दुनिया बचेगी कि नहीं बचेगी, क्योंकि इसका वैक्सीनेशन भी नहीं, वैक्सीन भी किसी ने खोजा नहीं है और लोग लगातार इन्फेक्ट हो रहे हैं, डेथ्स के समाचार भी आ रहे थे और पूरे दुनिया में लॉकडाउन हो गया था। तो लेकिन आप देखिए कि वो अंततः उतना बुरा साबित नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की सफलता की कहानियाँ सामने आनी शुरू हो गई कि साहब मैंने तो घर पे रह के ये कर लिया, मैंने घर पे रह के वो कर लिया। तो मैं बार बार एक ही बात पे जोर दूंगा कि शुरू में जो चीज़ बहुत बुरी दिखती है, चाहे वो ज़िंदगी के बारे में हो, चाहे वो करियर के बारे में हो और चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में हो, अंततः उतनी बुरी साबित हो ये ज़रूरी नहीं है। ट्राई करिए। एक छोटी सी कहानी, छोटी सी, एक लड़का था, उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट करने के जब उसका रोड एक्सीडेंट हो गया तो उसको जब लेके गए हॉस्पिटल में तो उसका इलाज कर दिया गया। अगले दिन मॉर्निंग में उस लड़के को होश आया तो उसने देखा कि अस्पताल के जो बड़े डॉक्टर साहब हैं वो सामने खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा बेटा चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो गया है, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। तो लड़का थोड़ा घबरा गया, उसने कहा कि अच्छी भी है बुरी भी है, तो बोला डॉक्टर साहब बता दीजिए। उन्होंने कहा कि देखो यार, जब तुम्हारी हम जांचें कर रहे थे एक्सीडेंट के बाद तो पता लगा कि तुम्हारे शरीर में एक कैंसर की ग्रोथ है। तो वो लड़का घबरा गया, उसने कहा अच्छा तो ये बुरी खबर थी। उन्होंने कहा हाँ, लेकिन अच्छी खबर ये है कि वो इतनी अर्ली स्टेज में था कि हमने उसको साथ ही रिमूव कर दिया। और एक बात याद रखो कि उस ग्रोथ का पता नॉर्मली मेडिकल साइंस में तब पता लगता है जब 3rd 4th स्टेज क्रॉस होने लगती है और वो बर्स्ट होने वाला होता है और नॉर्मली इंसान बचता नहीं है। तुम्हारा एक्सीडेंट के कारण जब हम जांच कर रहे थे तो बाई चांस वो भी हमारी नॉलेज में आ गई, तो बेटा इस एक्सीडेंट ने तुम्हारी जान बचा ली। अब आप एक बार ज़रा ज्यूम करिए, आपने ज़िंदगी में कभी ऐसा सुना है कि एक्सीडेंट ने तुम्हारी जान बचा ली? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कई बार ज़िंदगी में हमारे जो डिसीज़न होते हैं, हमें उनके जो फॉल आउट समझ में आते हैं, हमें जो उनके रिजल्ट हम लोग आप अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं, ज़िंदगी उससे बहुत ज़्यादा अलग हो सकती है। तो मैं चाहूँगा नितिन के इसके ऊपर तुम्हारा टेक क्या है? एक शेर हो जाए। बिल्कुल। उसने सैलाब की तस्वीर बना भेजी थी। वाह। उसने सैलाब की तस्वीर बना भेजी थी, उसी कागज से मगर नाव बना दी मैंने। क्या बात है। कई बार ऐसा होगा कि आसपास की परिस्थितियां आपको परखेंगी। कई बार आपके आसपास वाले लोग आपको हो सकता है नेगेटिव फीडबैक दें। आपके मार्क्स, आपका पास्ट आपके सामने आके खड़ा हो जाए और आपको ये कहने लगे कि आप इस योग्य नहीं हैं। बस एक बात याद रखिएगा, आपका पास्ट कभी ये डिफाइन नहीं करता कि आप किस योग्य हैं। आज इसी क्षण, इस क्षण आप अपने आप को कितना झोंक देने को तैयार हैं, आपके भीतर की भूख कितनी सच्ची है, केवल ये निर्धारित करता है कि आपका भविष्य क्या होने जा रहा है। अगर हम सारे साइंटिस्ट्स को देखें तो जब तक वो सफल नहीं हो गए, उनमें से किसी को भी संसार ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था जीनियस की तरीके से। ऑन द कॉन्ट्ररी उनको मूर्ख माना जाता था। सैलाब की तस्वीर बनाकर भेजने वाले आपके आसपास बहुत होंगे और सबसे जो विचित्र बात है वो ये कि कई बार आप खुद अपने लिए सैलाब की तस्वीरें बनाते हैं। आप खुद नेगेटिविटी इकट्ठी करते रहते हैं। आप खुद को बताते रहते हैं कि आप किस किस वजह से एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार नहीं हैं।
आप खुद में इन्वेस्टेड नहीं होते, और जब आप खुद में इन्वेस्टेड नहीं होते तब आपको केवल नेगेटिव्स दिखते हैं, तब आपको एक्सीडेंट से होने वाला पॉजिटिव कभी नहीं दिख पाएगा। क्या आप राइट सोर्स ऑफ मोटिवेशन के साथ हैं? अपने आप से प्रश्न जरूर पूछेगा। आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन कहां से आ रहा है? कहीं सोर्स ऑफ मोटिवेशन इसलिए तो नहीं आ रहा कि बस मुझे जिंदगी को आसान करना है। अगर राइट सोर्स ऑफ मोटिवेशन है तो वो अंदर से आना चाहिए, बाहर से नहीं आना चाहिए। किसी को देखकर आपके मोटिवेशन को पंख लग सकते हैं, पर किसी को देखकर मोटिवेशन नहीं आना चाहिए। कुछ कमी आपके मोटिवेशन को, आपकी डिटर्मिनेशन को और मजबूत कर सकती है, पर अपनी कमियों को कम करने के लिए मोटिवेशन नहीं आना चाहिए। राइट सोर्स ऑफ मोटिवेशन है क्या आपके पास? यह प्रश्न जरूर पूछेगा। ये पहली टिप मेरी तरफ से कि अपना सोर्स ऑफ मोटिवेशन इसी क्षण चेक कीजिए। इसी क्षण चेक कीजिए कितने इन्वेस्टेड हैं आप खुद के भीतर। इसी क्षण अपने आप से पूछिए कि सैलाब जब आता है तो मैं नाव बनाता हूं उस कागज की, या उस सैलाब में डूबकर डिप्रेशन में चला जाता हूं? नाव बनाइएगा, सैलाब आएंगे। तुमने जो नितिन अभी भी ये बात कही कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग हमारे लिए सैलाब की तस्वीरें भेजते हैं, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हमने एक एपिसोड में पहले भी बात की थी और शायद हम आगे भी बात करते ही रहेंगे कि आज बहुत सारे हमारे आसपास के जो लोग हैं जिन पर हम ये भरोसा करते हैं कि वो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेंगे, वो हमें एनकरेज करेंगे, ज़रूरी नहीं वैसा हो। ज़्यादातर हमारे घरों के आसपास, हमारी फैमिली में, या मैं कहूँगा कि हमारे जान पहचान के दायरे में जितने लोग होते हैं, कई बार वो हमें एनकरेज करने की बजाय डिस्करेज करते हैं, या उनकी बातें ऐसी होती हैं कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं रहेगा, अब इस समय ये करना ठीक नहीं रहेगा। हमारी बात को सुनने वाले बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि नहीं यार, मेरे लिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है, मेरे लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एग्ज़ाम नहीं है, मेरे लिए फर्स्ट ग्रेड टीचर नहीं है, मेरे लिए थर्ड ग्रेड टीचर है। मैं ये नहीं कह रहा कि नौकरी कोई भी ख़राब नहीं है यार, आप किसी भी रोल में बेहतरीन काम कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि नितिन ने भी कहा कि अपने आप को एनकरेज करने वाले, मोटिवेट करने वाले लोगों के साथ अगर आप रखेंगे तो आपके मोटिवेशन को पंख लग जाएंगे और ये पंख आपके बहुत काम आएंगे। तो मेरी आप लोगों को यही गुजारिश है कि दूसरों के कहने से अपनी उड़ान को मत रोकिए, क्योंकि सीधी सी बात यह है कि जब तक आप उड़ने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चल सकता कि आप उड़ भी सकते हैं। तो एक बार ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। एकदम सही कहा आपने। ये बात अलग है कि तुम न बदलो, ये बात अलग है कि तुम न बदलो, मगर जमाना बदल रहा है। ये बात अलग है कि तुम न बदलो, मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं, आंधी में चिराग जल रहा है। क्या बात है। बहुत सारे लोगों ने साबित किया है। आपके गांव में जब आपको लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि असफल हुए होंगे, या जिनको उस तरह की सफलता नहीं मिली होगी जिस तरह की सफलता के लिए उन्होंने प्रयास किए होंगे, तो भी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, तो कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जिनको बहुत अच्छी सफलता मिली है। आप देख लीजिए, छोटे छोटे हमारे मारवाड़ के, शेखावटी के जो गांव हैं, वहां से ठीक ठाक से परिवारों से निकलने वाले लोगों ने बिज़नेस की दुनिया में अपना नाम किया है। आज राजस्थान के बिजनेसमैन को पूरे वर्ल्ड में पहचान मिलती है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक लिमिट से बाहर किया, कंफर्ट जोन से बाहर किया, उन्होंने उड़ान भरने की कोशिश की, गिरे होंगे, लहूलुहान हुए होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी कोशिश बंद नहीं की। आप देखिए, दूसरों को गांव में दौड़ता हुआ देखकर एक ठीक ठाक सा पतला कमज़ोर सा लड़का भी दौड़ने लगा, और दौड़ते दौड़ते पूछने लगा हम क्यों दौड़ रहे हैं। तो गांव के बच्चों ने कहा अरे तुझे पता नहीं है, 6 महीने बाद आर्मी वाले आएंगे रिक्रूटमेंट करने के लिए। उसने कहा ठीक है यार, ये मुझे पता नहीं क्या कह रहा है, लेकिन मैं भी दौड़ता रहता हूँ। और आप देखिए कि जिस दिन आर्मी वाले रिक्रूटमेंट के लिए आते हैं, उनसे पूछ पूछ के दौड़ने वाला लड़का सेलेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो केवल दौड़ता है, कंसिस्टेंटली दौड़ता है, और एक एम्बिशन के साथ दौड़ता है, मोटिवेशन के साथ दौड़ता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब आप किसी काम को पूरे मोटिवेशन के साथ कंसिस्टेंट तरीके से करते हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। आपके 10th में कितने % नंबर थे, आपके 12th में कितने % नंबर थे, आप हिंदी मीडियम से थे क्या, आपके पिताजी ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था क्या, बिल्कुल मायने नहीं रखता,
क्योंकि ये पास्ट आप चेंज नहीं कर सकते। आप तो फ्रेश कागज लेकर अपना फ्यूचर लिख सकते हैं और वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप लिखें, क्योंकि फिर आपके बच्चे आपका फ्यूचर जो उनके लिए पास्ट बन जाएगा चेंज नहीं कर पाएंगे। चेंज नहीं कर पाएंगे, एकदम सही कहा। यहाँ एक प्रश्न आपसे जरूर पूछूंगा और अपने आप से इसी क्षण एक प्रश्न जरूर पूछेगा, व्हाट इज होल्डिंग मी बैक? मुझे लंबी छलांग से, किसी लंबे प्रयास को करने से क्या चीज रोक रही है? आप ताज्जुब कर जाएंगे कि आपके पैर में पड़ी बेड़ी आप ही के द्वारा बनाई गई है। आप ही अपनी लिमिटेशन है। एक वर्ड जिसके हम लोग अक्सर शिकार हो जाते हैं, आप प्लीज मत होइएगा, वो वर्ड है टैलेंट। टैलेंट कुछ नहीं होता। टैलेंट है आपने अपने माइंड को फोकस्ड काम करना कितना सिखा रखा है। जिसने अपने माइंड को जितना फोकस्ड काम करना सिखा दिया वो उतना टैलेंटेड है। आपको क्या रोकता है? इसी क्षण अपने आप से पूछिए। अपने आप को कम आंकने की गलती रोकती है? फोकस्ड मेहनत करने की जो आपने अभी तक तैयारी नहीं की है वो रोकती है? या रोकता है अभी तक मेरा लक्ष्य निर्धारित ही नहीं है, ये रोकता है? क्या रोकता है आपको? या एक और चीज रोक सकती है, कभी कभी एक पास्ट की असफलता रोक देती है। क्या आपको बाउंस बैक करना आता है? क्योंकि याद रखें, प्रकृति ने केवल इंसान के पास एक खास काबिलियत दी है कि वो सोच सकता है। जानवर को तो पता ही नहीं होता फेलियर क्या होता है, इंस्टिंक्ट ड्रिवन है। एक शेर 10 बार कोशिश करता है शिकार की तो 2 बार शिकार पकड़ता है, पर उसे तो कभी नहीं लगता कि वो असफल हुआ। 8 बार वो नहीं कहता मैं शेर हूं, ये कोई बात हुई, हिरन जैसे छोटा सा जानवर मेरे हाथ से निकल गया। हम क्यों कहते हैं फिर ऐसा? अगर एक क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाए, यदि एक सब्जेक्ट हमें स्टार्टिंग में समझ में ना आ पाए, यदि 8 घंटे की पढ़ाई का टारगेट 1 घंटे पे सिमट जाए, हमें बाउंस बैक करना क्यों नहीं आता? आपको क्या रोकता है? इसी क्षण अपने आप से प्रश्न पूछिए और अपनी ये बेड़ी इसी क्षण तोड़िए। खुद को याद दिलाइए, मैं केवल उतना काबिल हूं जितना मैं खुद को मानता हूं। तो आज निर्धारित करने का वक्त है कि आप कितने काबिल हैं। आप खुद को काबिल मानेंगे, दुनिया आपको काबिल मानेगी और सफलता कदम चूमेगी। ये मेरी तरफ से दूसरी टिप। मैं नितिन तुम्हारे वाली बात को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तुमने पूछा कि नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी शुरू करने से या इवन उसका फॉर्म भरने से भी लोगों को क्या डर सताता है। मैं जब तुम्हारी बात को सुन रहा था तो 2 बातें मेरे दिमाग में आ रही थी। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चीज़ है कि लोग जब किसी एग्ज़ाम के बारे में सुनते हैं कि इसमें 100 सीट हैं, इसमें 1000 सीटें हैं, इसमें 2000 मौके हैं, इसमें 31,000 मौके हैं, कितने लोग बैठेंगे? वो तुरंत इस बात को तलाशने लगते हैं। पिछले साल इसमें कितने लोग बैठे थे? और सब लाखों लोग बैठते हैं। हाँ, लाखों लोग बैठते हैं। साहब 31,000 सीटों के लिए 12 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं। और यार, तो वो उस 12 लाख में गुम हो जाते हैं। देखिए, कभी भी 12 लाख में अगर आप अपने आप को देख रहे हैं तो फिर 31,000 में शामिल होने को तो भूल ही जाओ आप लोग। जो अर्जुन की स्टोरी है कि उनको जब कहा गया कि आपको सामने पेड़ पर क्या दिख रहा है, तो अर्जुन के अलावा सारे पांडवों ने और सारे कौरवों ने एक ही बात कही थी कि मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे फल दिख रहे हैं, मुझे तो आसमान भी दिख रहा है। और केवल अर्जुन ने कहा था कि मुझे तो चिड़िया की आंख दिख रही है। तो यार सोचिए, ये होती है चीज़। तो आपको भी अगर ये दिखेगा कि अब हमारे आईएएस के एग्ज़ाम का ही मैं आपको बता देता हूं कि जिसमें 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 4-5 लाख लोग प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देते हैं, फिर कुछ 14-15 हज़ार लोग, डिपेंड करती है संख्या हर साल, मेंस देते हैं, फिर कुछ 3-4 हज़ार लोग इंटरव्यू देते हैं और फाइनली 700 से 800 लोगों का सिलेक्शन होता है। और उनमें से भी 100 से 150 लोग जो हैं आईएएस बनते हैं। हमारे समय में तो 60 को ही बनना था। तो ये संख्या अगर आप देखें कि मुझे 6 लाख लोगों में से 60 में आना है, तो आपको बिल्कुल भी एनकरेज जैसी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप अपने आप को 60 में देख रहे हैं कि ये 60 लोग भी इसी धरती पर पैदा होते हैं, आसमान से नहीं गिरते हैं, और मैं भी उनमें से एक बन सकता हूं, तो डेफिनेटली आपको प्रयास करना चाहिए। और मैं आपको यही कहूँगा कि कोई ना कोई लोग सेलेक्ट होंगे उन 31,000 पे भी, कोई ना कोई लोग सेलेक्ट होंगे जितनी भी सीटें हैं उन पर, तो आप क्यों नहीं। और दूसरी बात जो आपने मुझे कही कि लोगों को जो बेड़ियां हैं, मैं समझता हूं कि एक बेड़ी ये भी होती है
यार मुझे तो ना सिटिंग देने की आदत नहीं है। मैं तो जब स्कूल में पढ़ता था या कॉलेज में पढ़ता था तो मैं 4 घंटे लगातार बैठ के पढ़ नहीं पाता था। तो ये तो एग्ज़ाम वगैरह तो मेरे लिए बने ही नहीं है। तो यार मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि यार आप गाँव में रहते हैं और मैंने देखा है कि गांव में रहने वाले लोगों की जो कंसिस्टेंसी होती है या उनकी जो संघर्षशीलता होती है वो तो बड़ी गजब की होती है, बहुत कमाल की होती है। अगर आप देखें कि आप खेत के अंदर 8 से 10 घंटे लगातार मेहनत कर सकते हैं बिना खाना खाए, बिना पानी पिए, और उसके अलावा आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें लगातार आप मनोयोग से काम कर रहे हैं, तो देखिए आप ये तो मत कहिए अपने साथ कि मेरी कंसिस्टेंसी नहीं है या मेरी बैठने की सिटिंग नहीं है। बस आपको उसको हल्का सा डाइवर्जन देना है। यानी कि आप शारीरिक काम में बहुत पारंगत थे तो धीरे धीरे अपनी मानसिक रूप से, साइकोलॉजिकली, आपको मनोवैज्ञानिक रूप से भी अपने आप को उस दिशा में लेकर जाना है। और 8 घंटे लगातार पढ़कर लोग आईएएस बनते हैं या बड़े बड़े एग्जाम क्लियर करते हैं, ये सोचना बिल्कुल गलत है। अगर आप 1 घंटे पढ़कर आधा घंटा रेस्ट लेते हैं लेकिन आप अपना 8 से 10 घंटे का टारगेट दिन में अचीव कर देते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें कोई तकलीफ वाली बात है नहीं है। इसके ऊपर भी हम लोग एक एपिसोड करने का सोच रहे हैं। जब 3 की सीरीज हम कह रहे हैं तो हम एक एपिसोड इसको भी समर्पित करेंगे कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं पढ़ने के लिए। तो मैं यहाँ तो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन मैंने मेरी तरफ से ये ऐड किया कि कई बार हम पूरे लोगों में से टारगेट की न्यूनता को देखकर कि कम टारगेट है, तैयारी करने वाले ज़्यादा हैं, तो आप लोगों को कैसे रोक सकते हैं तैयारी करने से। आपकी तरह बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ये सपना देखा है, अब वो भी उसको पूरा करना चाहते हैं, तो उसी में मज़ा है संघर्ष का। एकदम एक शेर हो जाए। बिल्कुल। ये कांटे, ये पत्थर, ये धूप, ये कांटे, ये पत्थर, ये धूप, इनसे कैसा डरना। ये कांटे, ये पत्थर, ये धूप, इनसे कैसा डरना। राहें मुश्किल हो तो छोड़ी थोड़ी जाती हैं। वाह। एग्जाम मुश्किल है तो छोड़ने के लिए थोड़ी ना है। एग्जाम मुश्किल है तो अब तो मुझे और मजबूत होने की घड़ी है। आप किसी मुश्किल के आने पर क्या करते हैं, यह हमारी तीसरी टिप है आज की। और आपसे जानना चाहता हूं, अपने आप से पूछेगा, जब कोई मुश्किल आन खड़ी होती है, वो एक इम्तिहान की घड़ी, जो कि आपने बहुत सुंदर कहा कि इम्तिहान तो जिंदगी हर रोज लेगी, आप क्या करते हैं? क्या आप एक गुब्बारे की हवा की तरह आपका उत्साह, आपका मनोबल भी धीरे धीरे निकलता चला जाता है, या जैसे जैसे यात्रा बढ़ती जाती है आपके अंदर का उत्साह और बढ़ता जाता है? आइए आज से एक वादा करिए, हर रोज आप केवल अपने आप से एक वादा करेंगे कि जो मैंने पिछले दिन का प्रयास किया था, अगले दिन का प्रयास उससे 10% एक्स्ट्रा होना चाहिए। और यह जीवन का लक्ष्य बना लीजिए। जितना आपको लगे ये मेरी लिमिट है, उससे कहिएगा बस इससे 10% एक्स्ट्रा दूंगा। दौड़ रहा हूं, जब लगे अब नहीं दौड़ सकता तो एक फितरत में ले आइए, आदत में नहीं, फितरत में एक चीज ले आइए, बस 10% एक्स्ट्रा। मेरी इस बात को गांठ बांध लीजिए, मुझे अपने कान में बिठा लीजिए कि नितिन ने क्या कहा था, 10% एक्स्ट्रा। नवीन ने क्या कहा था, 10% एक्स्ट्रा। सिर्फ 10% एक्स्ट्रा। आप जिस क्षेत्र में चाहें जीवन के, उसमें धमाल मचा सकते हैं अगर आप अपनी क्षमता से 10% एक्स्ट्रा देने की एक फितरत पैदा कर लें। आप इसी क्षण अपने आप से कहिए, मैं अपनी क्षमता से 10% कम देने का गुनहगार रहा हूं, और आज अपने आप से वादा करता हूं, मैं जो भी करूंगा उसमें दूंगा। बिल्कुल ठीक है, 10% ज़्यादा एक्स्ट्रा। मैं मेरे ख्याल से आखिर में, क्योंकि समय होने वाला है, मुझे लगता है कि मैं एक और पक्ष ले लेता हूं जो मेरे दिमाग में आया जब हम बात कर रहे थे, और वो ये आया कि जब कुछ लोग एग्ज़ाम की ये तैयारी करने लगते हैं और या मानस बनाने लगते हैं तो उनको एक चीज़ और थोड़ा सा डिस्करेज करने लगती है। शायद उस पर भी बात कर लें तो कुछ लोगों को आंसर मिल जाएगा उनके किसी सवाल का। उनका ये कहना होता है कि यार मैं छोटे से गांव में रहता हूँ, तैयारी जोधपुर में होगी, तैयारी जयपुर में होगी, तैयारी तो उदयपुर से नीचे नहीं होगी, सीकर जाना पड़ेगा, बहुत बड़ा सेंटर है, और वहाँ जाऊँगा और देखो यार मेरे साथ वालों के तो पिताजी ने फाइनेंस कर दिया है, कमरा लेके दे दिया है,
फीस भर दी है, किताबों के पैसे दे दिए हैं, अच्छा खाना पीना दे दिया है, तो भाई मैं कहाँ वो करूँगा। इनको तो पूरा, यानी कि उनको पैम्पर्ड बच्चे जो हैं एक तरह से, या जो ठीक ठाक घरों के बच्चे अच्छे से तैयारी के साथ जाते हैं पूरी लाव लश्कर के साथ, उनको लगता है कि उनके मुकाबले उनको तो सफलता मिल ही नहीं पाएगी। तो उनके लिए ये छोटी सी जो कहानी है तितली की, ये मैं बताना चाहता हूँ। आपको पता होगा कि जब छोटा सा एक लार्वा होता है, उसके बाद उसका एक कोकून बनता है, तो कोकून में से तितली को बाहर आना है। अब वो एक आदमी ने कोकून पड़ा हुआ देख लिया और उसका बड़ा इंटरेस्ट हुआ कि भाई कोकून तो इसमें तो तितली निकलती है, तो वो उसके पास बड़े इंटरेस्ट से बैठा हुआ है। हल्का सा कोकून को उसने कोशिश की तो थोड़ा सा खोलने की कोशिश करने लगा, उसे लगा अंदर जीव है, उससे रहा नहीं गया। उसने सोचा कि मैं बड़ा भला आदमी हूँ, बड़ी पुण्य आत्मा हूँ, तो इस तितली की मदद कर देता हूँ बाहर आने में। और उसने कोकून को सीजर से काट दिया और खींच के तितली को बाहर निकाल दिया। अब आप देखिए कि जब किसी कोकून को नेचुरल प्रोसेस की बजाय आप एक मैनुअल प्रोसेस फॉलो करके इस तरह से ज़बरदस्ती बाहर निकालेंगे, तो जीव तो बाहर आ गया, लेकिन वो हमेशा के लिए लूला लंगड़ा हो गया। यानी कि वो तितली ज़िंदगी भर वैसे नहीं उड़ पाई फूलों के ऊपर, उनका रस चूसने के लिए, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, जिस तरह से वो बना सकती थी। मेरा आइडिया समझने वाले समझ गए होंगे कि देखिए, जिन बच्चों को हम कोकून की तितली की तरह प्रमोट करना चाहते हैं, तो कई बार उनके रिजल्ट भी वैसे ही हो जाते हैं जैसा इस तितली के साथ हुआ। अगर हमें किसी ने पैम्पर नहीं किया है और हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के साथ नहीं भेजा है, तो उसका अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी की उड़ान, हम अपनी तितली वाली जो ज़िंदगी है वो खुद नहीं बना सकते। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जब आपको ज़्यादा संघर्ष करने का मौका मिलता है, तो कहीं ना कहीं मैं तो ये मानता हूँ कि आप सफलता के और ज़्यादा नज़दीक हैं। जिन लड़कों को नितिन हमारे साथ हमारे वाले समय में फ्लैट देकर, गाड़ी देकर, सर्वेंट भेजकर कि भैया इनका खाना बना दिया करना, इनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, इनका किसी चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, बच्चे इतने पैम्पर्ड हो गए कि वो और चीज़ों में पड़ गए और वो कभी भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए। और मैंने देखा है कई राज्यों के लड़के, 6-6 लड़के एक छोटे से कमरे में खुद ही खाना बना रहे हैं। बेस्ट एग्जाम्पल। हाँ, वहाँ के आप संघर्षशीलता को देखिए, बेहद संघर्षशीलता को देखिए। इसी वजह से किसी समय में बिहार के लड़के सबसे ज़्यादा निकला करते थे, आज भी निकलते हैं। तो जो ये चीज़ है, तो ये मुझे लगता है कि जो कहीं ना कहीं लोगों को डिस्करेज कर रही है, मुझे तो ये एनकरेजिंग लग रही है। एकदम। तो तीनों टिप्स एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। मेरे मोटिवेशन का सोर्स क्या है, भीतर से आता है कि बाहर से आता है। दूसरा, मुझे रोक क्या रहा है, मुझे मेरी बेड़ी मेरी खुद की बनाई हुई है। और तीसरा और अंतिम, क्या मैं 10% अपनी क्षमता से कम देता हूं या 10% अपनी क्षमता से ज़्यादा देता हूं। विश्वास मानिएगा, हमें यह पूर्ण विश्वास है कि यदि आप अपने में विश्वास दिखाना शुरू कर दें, तो आप अपनी सफलता को देखकर खुद चौंक सकते हैं। आइए, खुद को चौंकाने के लिए तैयार हो जाइए, अपने आप में विश्वास लेकर आइए और पूरी शिद्दत से खुद को झोंक दीजिए। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। और एक मैं नितिन चलते चलते एक बात और बोल देता हूँ, हालांकि तुम तो हाथ जोड़ने वाले थे, लेकिन मुझे लगा कि दिमाग में एक बात और आ गई यार। वो ये आ गई मेरे दिमाग में कि यार, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने, 3 साल, अरे ज़िंदगी यार कितनी है। अभी तो आप यंग एज में हैं, 30 साल 40 साल की ज़िंदगी तो बड़े आराम से भी आपको बितानी है। तो यार, अगर 3 महीने या 3 साल तैयारी करके उसको चेंज कर सकता हूं मैं, तो यार बहुत आसान है। फिर तो बहुत आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करने की सोचिए, वरना तो आप लगातार संघर्ष करते रहेंगे। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का समय एक बार निकल गया तो फिर आप वैसा संघर्ष दोबारा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेरे ख्याल से ये बात कहना भी सही होगा कि एक बार सोच लीजिए कि बाद में आप लगातार संघर्ष करते ही रहना चाहते हैं, या ये एक वन टाइम संघर्ष अच्छे से करके इसमें जीत के आगे के लिए अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहते हैं। फैसला आपके हाथ में है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। धन्यवाद।